फ्रेंड्स, आज हम बीकॉम फाइनल ईयर में इकाई 3 के अंदर व्यापार व पैसे से आय के अंतर्गत पैसे से आय का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं फ्रेंड। और यह प्रश्न पिछले वर्षों में पूछा हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड, जब भी हम पैसे से आय की गणना करते हैं तो कोई भी करदाता पार्टिकुलर किसी पैसे को बिलोंग करने वाला होता है, तो उस पैसे से संबंधित जो भी सूचनाएं हमको दी गई होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमको उसके पैसे से आय की गणना करनी होती है। तो आइए फ्रेंड देखें कि आज का ये प्रश्न कैसा है। प्रश्न है, रामकृष्ण एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उसने वर्ष 2019-20 के लिए निम्न आय व्यय खाता बनाया। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी पैसे से आय की गणना कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ व्यय दिया हुआ है। देखेंगे, कार्यालय किराया 33,000 रुपये, कर्मचारियों का वेतन 75,000 रुपये, पुण्य चैरिटी 5,000 रुपये, रिश्तेदारों को उपहार 6,000 रुपये, जर्नल का शुल्क 2,400 रुपये, स्वयं के लिए राशि निकाली 16,000 रुपये, कार के व्यय 24,000 रुपये, घर खर्च 8,600 रुपये, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदे 20,000 रुपये, शुद्ध आधिक्य 2,30,000 रुपये। टोटल है 4,20,000 रुपये फ्रेंड। और आइए देखें कि आय में क्या है। तो अंकेक्षण फीस 3 लाख रुपए, वित्तीय परामर्श सेवा 60,000 रुपए, बैंक में जमा पर ब्याज 22,000 रुपए, यूटीआई की यूनिट्स पर लाभांश 6,000 रुपए, लेखा कर्म कार्य 32,000 रुपए। इसका भी ग्रैंड टोटल 4,20,000 रुपए। इसके अतिरिक्त और भी कुछ सूचनाएं हैं फ्रेंड्स, वो देखेंगे। तो पहला है, कार्यालय किराया 3,000 रुपये दिया परंतु खाते में नहीं लिखा। दूसरा, वर्ष में कार पर ह्रास 6,000 रुपये। तीसरा, कार के 30% व्यय निजी कार्य के हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ इस प्रश्न को एक प्रोसेस के थ्रू आप लोगों को फिर से दोहराना चाहूँगा। आप यहाँ देखेंगे, चूंकि हम किसी के पैसे से रिलेटेड कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ हम इस बात को ध्यान देंगे फ्रेंड कि सबसे पहले आय में जो भी चीज़ें उस पैसे से संबंधित नहीं है, पहले हम उसको अंडरलाइन कर लेंगे फ्रेंड। तो यहाँ हम देखते हैं कि बैंक में जमा पर ब्याज यह पैसे से संबंधित नहीं है। ये हर वर्ष होने वाला एक प्रोसेस है कि हमारे बैंक में जो भी अमाउंट होगा उस पर हमको जमा पर ब्याज मिलेगा। तो फ्रेंड, दूसरा है यूटीआई के यूनिट्स पर लाभांश। ये हमको जो लाभांश मिल रहा है फ्रेंड, ये भी हमारे पैसे से संबंधित नहीं है। तो आय के इन दोनों मदों को हम यहाँ जब भी इसकी गणना करेंगे फ्रेंड, तो इसको हम यहाँ माइनस कर देंगे। अब इसी तरह से आइए देखते हैं कि व्यय में कौन कौन से ऐसे व्यय हैं जो कि उनके पैसे से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पाते हैं कि पुण्य चैरिटी जो दान दिया गया फ्रेंड, यह जो अमाउंट है यह इस व्यय में शामिल नहीं होगा। रिश्तेदारों को जो उपहार दिया गया फ्रेंड, यह भी हमारे पैसे से संबंधित नहीं है। अब यहाँ देखेंगे, स्वयं के लिए राशि निकाली, तो फ्रेंड ये आहरण है, ये भी शामिल नहीं होगा। अब देखेंगे घर खर्च, तो घर खर्च ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है फ्रेंड, तो इसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। और देखेंगे राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदे, तो फ्रेंड ये एनएससी होता है, नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, जो हम खरीदते हैं, तो इसको भी हम इस पे पैसे से संबंधित नहीं है फ्रेंड, इसको भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि अतिरिक्त सूचनाओं में कार्यालय किराया 3,000 रुपये जो दिया परंतु खाते में नहीं लिखा, तो ये जो व्यय है फ्रेंड, यह जो है इसमें शामिल नहीं है। अतः इसको लास्ट में हम माइनस करके फिर इसको समायोजित करेंगे। अब आगे हम देखते हैं फ्रेंड कि वर्ष में कार पर ह्रास 6,000 रुपये है। तो ये जो 6,000 रुपये कार में जो ह्रास है, जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो इसको भी हमें शामिल करना होगा फ्रेंड। तो इसको शामिल करते वक्त हमको इस बात को ध्यान देना होगा कि इसका जो हम देखेंगे कि 30% व्यय निजी कार्य के हैं और 70% व्यवसाय से संबंधित है फ्रेंड। तो उस कंडीशन में 6,000 का हमको जो व्यवसाय से संबंधित व्यय है उसको शामिल करना पड़ेगा फ्रेंड। अब यहाँ देखेंगे, कार के 30% व्यय निजी कार्य के हैं और कार के व्यय हमको यहाँ 24,000 रुपये दिए हुए हैं। तो फ्रेंड, कार के जो व्यय निजी प्रकृति के हैं, तो कार के व्यय के 24,000 के 30% को हम यहाँ व्यय में शामिल करेंगे फ्रेंड। तो इस तरह से इस पूरे प्रश्न को हमने अभी एक सिरे से वॉच कर लिया। अब आइए इसके हल की तरफ चलें। ओके फ्रेंड, सॉल्व। पैसे से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019, 2020, 2021
हाँ फ्रेंड, यहाँ देखेंगे इसको दो पार्ट में इस तरह से ले सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम शुद्ध आधी की जो प्रश्न में दिया हुआ है फ्रेंड, ये हम ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शुद्ध आय, इसका अमाउंट है 2,30,000 रुपए। हाँ, इसके बाद हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ हम पाते हैं फ्रेंड कि इसमें अस्वीकृत जो आय है, इनको हम यहाँ एक सिरे से टोटल लगाकर फिर इसको मेन कॉलम पे जाके इसका डिफरेंस लेंगे फ्रेंड। तो अस्वीकृत आय में हमारा है बैंक में जमा पर ब्याज 22,000, बैंक जमा पर ब्याज 22,000। इसके आगे है यूटीआई के यूनिट्स पर लाभांश, यूटीआई के यूनिट्स पर लाभांश, ये अमाउंट है फ्रेंड 6,000 रुपए। तो 22 और 6 28,000 रुपए। 28,000 रुपए हम यहां से माइनस करेंगे फ्रेंड, तो ये होगा 2,02,000 रुपए। अब इसके आगे जितने भी हमारे अस्वीकृत व्यय होंगे उनको हम यहाँ एक साथ टोटल लगाकर फिर उसको जोड़ेंगे फ्रेंड। तो यहाँ हम लिखेंगे अस्वीकृत व्यय। अस्वीकृत व्ययों में आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है दान 5,000, ये हो जाएगा दान 5,000 रुपए। इसके बाद है फ्रेंड रिश्तेदारों को उपहार, तो लिख सकते हैं उपहार। उपहार का अमाउंट है 6,000 रुपए। इसके आगे है स्वयं के लिए राशि निकाली, तो फ्रेंड ये होगा आहरण, और इसका अमाउंट है 16,000 रुपए। अब इस कॉलम को हम इस तरह से और इधर आगे ले सकते हैं फ्रेंड। इसके आगे है आहरण के आगे हम देखते हैं घर खर्च है, घर खर्च 8,600 रुपए। हाँ, इसके बाद है राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदे, NSC क्रय किया 20,000 रुपए। अब इसके आगे है फ्रेंड कार के व्यय। तो कार के व्यय के अंदर एक छोटा वर्किंग नोट होगा फ्रेंड, जिसको मैं यही आपको क्लियर करूं। तो ये 24,000 रुपए होगा फ्रेंड, जिसका समायोजन में कहा है कि 30% व्यय निजी कार्य के हैं, कार के 30% व्यय निजी कार्य के हैं। तो 24,000 का 30% फ्रेंड, 24,000 का 30% आप निकालेंगे तो 7,200 रुपए आपका ये होगा फ्रेंड। तो इस तरह से हम पूरे व्ययों को यहाँ एक साथ ले लिए फ्रेंड, और आइए देखते हैं। तो इसका टोटल होगा 62,800 रुपए फ्रेंड। ये 62,800 रुपए इस पूरे का टोटल हुआ। अब इस 62,800 को हम 2,02,000 से माइनस करेंगे फ्रेंड, तो ये होगा 2,64,800। 2,64,800, 2,02,000 को हम 62,000 से प्लस किए तो 2,64,800 रुपए हुआ फ्रेंड। अब ये जो है, अब इसके बाद हम देखेंगे तो जो व्यय शामिल नहीं किए गए उनको यहाँ समायोजित करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ऋण शामिल नहीं किए गए व्यय, शामिल नहीं किए गए व्यय ऐसे व्यय है फ्रेंड हमारे। तो कार्यालय किराया है, जिसको हम लिख सकते हैं ऑफिस किराया। ऑफिस किराया है हमारा 3,000 रुपए। इसके बाद है वर्ष में कार पर ह्रास फ्रेंड, कार पर ह्रास। तो कार पर ह्रास 6,000 का 70%। 70% इसलिए फ्रेंड क्योंकि 70% जो है वह पैसे से संबंधित हुआ।
30% निजी हुआ तो 70% पैसे से संबंधित हुआ, तो 6 सत्ते 42, यानी कि 4,200 रुपए ये कार पर ह्रास, इतना हम शामिल करेंगे फ्रेंड। और दोनों का देखेंगे तो 7,200 रुपए हम यहाँ फिर से यहाँ इसको माइनस करेंगे इस व्यय को शामिल करते हुए। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2,57,600 रुपए, 2,57,600 रुपए यह जो होगा, तो यह रामकृष्ण जी के पैसे से कर योग्य आय होगी फ्रेंड। तब हम यहाँ लिखेंगे पैसे से कर योग्य आय। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये हल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको और अच्छे से दोबारा वॉच कीजिए फ्रेंड, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए फ्रेंड, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।